नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 1 से 2 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे सेशन को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था और आपको मैंने ये भी बोला था कि मान लीजिए ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे। दरअसल ये प्रश्न था कि इस वर्ष 22 मार्च 2024 को मनाए गए 112वें बिहार दिवस की थीम या फिर विषय निम्न में से क्या थी। अच्छा, आपको मालूम होगा मैंने बतलाया था कि 112वां बिहार दिवस जो 2024 में मनाया गया है, इस अवसर पर राजकीय स्तर पर कहीं पर भी बिहार में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, जिस वजह से कोई इसका थीम निर्धारित नहीं है। अतः इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कोई नहीं। कोई भी थीम 2024 के 112वें स्थापना दिवस का नहीं है। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर विकल्पों में अगर हम नजर डालें तो 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया था, ये इसका निर्धारित थीम था, जल जीवन हरियाली, 110वां बिहार दिवस का। जबकि वहीं पर विकल्प नंबर सी में जो आप देख रहे हैं, ये 111वां बिहार दिवस जो मनाया गया 2023 में, उसका ये निर्धारित थीम है। जो कि आपको मालूम होगा बिहार सरकार की जो खास करके 7 निश्चय योजना है, जो भी फेज 2 चल रहा है 2020 से, वहीं से ये लिया गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर बी की अगर हम बात करें, जो आपको दिख रहा है सब पढ़े सब बढ़े, दरअसल भारत सरकार की जो एक योजना चल रही है सर्व शिक्षा अभियान, इसी का ये टैग लाइन है। ये तमाम बातों को ध्यान रखेगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न तो ये राइज होता है कि 2024 में कौन सा बिहार दिवस मनाया गया, 112वां। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2010 से हुई थी, नीतीश कुमार के कार्यकाल से। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो 22 मार्च 1912 को बिहार अस्तित्व में आया था भारत के 12वें राज्य के रूप में, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखेगा। अच्छा, यहाँ पर पहले प्रश्न पे जाने से एक जानकारी मैं आप सबों को देना चाहूंगा। दरअसल आप लोगों को बता दूं कि हमारा एक ई बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन ई बुक है, पीडीएफ है, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल जानकारी इस पीडीएफ में आपको दी गई है। आपने जनवरी से सितंबर 2024 तक अगर क्लासेस नहीं किया, अगर किए भी हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो इस पीडीएफ को बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ये सितंबर तक के जो खास करके अगर हम बात करें करंट अफेयर्स का संग्रह है, ये पूरा मेहनत हमारा आपको इसमें दिखेगा। पूरी विस्तृत तौर पर चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसका आप लोग यहाँ से इस कोर्स के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। इसमें बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज भी संचालित हो रही है, जिसमें 40 आपका फुल लेंथ टेस्ट है, 90 प्लस आपका सेक्शनल टेस्ट है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे करंट अफेयर्स के टेस्ट है। ये तमाम चीजें 399 में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं, आप अपने कोर्स में जाइएगा, वहां पर मंथली करंट अफेयर सेक्शन से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स 2024 के तहत। ठीक है, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल आते हैं इसी कोर्स में आपको मिल जाएंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न में से कहां एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन एट द रिस्क म्यूजियम विषय पर आधारित प्रदर्शनी में बिहार म्यूजियम की प्रतिमा को प्रदर्शित किया गया है। ये अभी हाल ही में जो प्रदर्शनी आयोजित हुई, कहां पर आयोजित हुई है, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि नीदरलैंड। आपको मैं जानकारी यहाँ पर दे दूं कि नेशनल आर्ट म्यूजियम ऑफ नीदरलैंड की तरफ से एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन एट द रिस्क म्यूजियम विषय पर, यानी कि इस थीम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई है 26 सितंबर 2024 को और ये चलेगी 12 जनवरी 2025 तक। ये इसका आयोजन अवधि है और इसमें एशिया के पुरावशेषों के अलावा बिहार संग्रहालय का भी प्रतिनिधित्व कराने के लिए इसके संग्रह को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अगर बिहार संग्रहालय के दृष्टिकोण से देखें, यानी कि बिहार म्यूजियम के दृष्टिकोण से देखें, तो यहाँ के भी चयनित 3 कांस्य प्रतिमाओं, जिनमें जैन तीर्थंकर, भगवान बुद्ध और इसके अतिरिक्त कांस्य घंटी इस प्रदर्शनी का हिस्सा है। यहाँ पर इसे शामिल किया गया है इस प्रदर्शनी में।
ये चीज ध्यान रखें। कहाँ पर आयोजित हो रही है? तो नीदरलैंड में। ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाती है, खास करके बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर अगर मैं आपको जानकारी दूं, बिहार म्यूजियम की चूंकि चर्चा हो रही है, यानी कि बिहार संग्रहालय की चर्चा हो रही है, तो इसको लेकर एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बिहार संग्रहालय की स्थापना 15 अगस्त 2015 को की गई थी। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं, ये अंजनी कुमार सिंह है। अच्छा, ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित हुआ है या फिर हो रही है, अंजनी कुमार सिंह यहाँ पर अतिथि के रूप में शामिल थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार सरकार को लेकर एक जानकारी दूं। बिहार सरकार की एक घोषणा हुई थी। दरअसल पिछले साल ये बातें आपको हमने बतलाया था। 8 अगस्त 2023 को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया था, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सुरंग के लिए 542 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। बिहार संग्रहालय जो अभी रिसेंटली बना है, जो कि 15 अगस्त 2015 को इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन पटना संग्रहालय बहुत पहले से स्थापित है। दोनों अलग है, बिहार संग्रहालय अलग है और पटना संग्रहालय अलग है। इसी को जोड़ने वाले सुरंग के निर्माण के लिए 542 करोड़ रुपए की मंजूरी पिछले साल 8 अगस्त को दी गई थी। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं, भगवान बुद्ध की चर्चा हो रही है, चूंकि बौद्ध धर्म, खास करके बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म, जैन धर्म एक अहम टॉपिक हो जाता है। जब प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को आप लोग देखते होंगे, तो वहां पर एक प्रश्न दोनों में से किसी धर्म से जरूर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, खास करके बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, तो बौद्ध धर्म में जो खास करके जो सम्मेलन है, जो संगतियां है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये कहाँ पर आयोजित हुई, किसके शासन काल में आयोजित हुई, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सभी का जिक्र यहाँ पर आपके समक्ष है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अच्छा, अब तक आपके एग्जाम में खास करके अगर हम बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो यही सारे हैं। ये तमाम को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 30 पॉइंट आपके समक्ष है, ये सभी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं। ये तमाम चीजें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पर आप ये तमाम चीजें स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे एकदम हूबहू ये तमाम चीजें आपको मिल जाएगा। पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की दिशा में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे जरूर पढ़िएगा, ताकि तैयारी आपकी बेहतर हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए हाल ही में 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि पूर्णिया जिला। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण के लिए हाल ही में 30 सितंबर 2024 को 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। अच्छा, एक अहम जानकारी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक बात यहाँ पर ये बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया एयरपोर्ट जो है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट होगा, जो कि सभी मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। ये बातें मीडिया में चल रही है। जो पूर्णिया एयरपोर्ट होगा, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा, जहां पर वर्ल्ड क्लास सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। फिलहाल ये बातें हैं, जब भी इसमें कुछ और चीजें निकल कर आएगी तो हम आपको इसकी जानकारी अवश्य देंगे। अच्छा, एयरपोर्ट की बात हो रही है तो कुछ अहम जानकारी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में बिहार में 15 एयरपोर्ट हैं। चौके मत, यहाँ पर अति महत्वपूर्ण जानकारी कुछ आगे भी है। 15 एयरपोर्ट जरूर है बिहार में, जिनमें की 6 घरेलू या फिर क्षेत्रीय एयरपोर्ट है, जबकि 3 एयरबेस हैं और 3 हवाई पट्टी है। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल अगर हम बिहार की बात करें तो पटना दरभंगा से घरेलू और गया से इंटरनेशनल उड़ान भरी जाती है, यानी कि इन 15 में से 3 ही एयरपोर्ट कार्यरत है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पटना, दरभंगा और गया। अच्छा, दरभंगा एयरपोर्ट रिसेंटली बना है, इसका उद्घाटन 2020 में किया गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिएगा। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की जो शुरुआत हुई थी, ये 8 नवंबर 2020 को हुई थी। दरअसल भारत सरकार की एक योजना है रीजनल कनेक्टिविटी, इसी के तहत 2020 में 63 एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ था पूरे भारत में, और उसी में दरभंगा एयरपोर्ट भी था और यहाँ से उड़ान सेवा शुरू हुई 8 नवंबर 2020 को। अब दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ये जानकारी है, मई 2022 में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था, और ये जानकारी आपको हमने इसी सीरीज में दिया है।
ठीक है, 2022 में दिया था। ये बातें आपको मालूम होगा। 2022 वाला तमाम जो मंथली पीडीएफ है, डेली पीडीएफ है, ईयरली पीडीएफ, वो सभी के लिए निःशुल्क है। हालांकि ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर उसको पढ़ने का आपको सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास खाली समय है तो एक बार उसे जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा अगर 2023 वाला आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो 2023 और 2024 पर ही मुख्य रूप से फोकस कीजिएगा। ये मुख्य रूप से आपसे आपके एग्जाम में लगभग 80% जो करंट अफेयर्स के होंगे प्रश्न, वो यही मतलब 2023-24 से ही होंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ 2024 को पढ़ लीजिएगा, 2023 को छोड़ दीजिएगा। आपको 2023 भी पढ़ना है। ठीक है, दिसंबर से स्टार्ट कीजिएगा, दिसंबर 2023, फिर नवंबर जाइएगा, मतलब आगे बढ़ते जाइएगा एक तरह से। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट मत कीजिएगा, दिसंबर से स्टार्ट कीजिएगा 2023 वाला। अब यहाँ पर इन सब चीजों के अतिरिक्त अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। बताएं कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, यहां पर इसका जो राइट आंसर है ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, अभी जो चूंकि ये खबरों में है, सबसे पहले तो यही ध्यान रखिए 29 सितंबर 2024 को न्यायमूर्ति मनमोहन दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। अच्छा, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि दरअसल मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद न्यायमूर्ति मनमोहन ने 9 नवंबर 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए, कार्यवाहक न्यायाधीश के तौर पर थे, लेकिन अभी हाल ही में 29 सितंबर को चीफ जस्टिस के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट से संबंधित। प्रश्न में हमने पटना हाईकोर्ट से संबंधित बातें आपसे पूछा था, उन सारी चीजों को एक नजर यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट ये हमने लिखा है कि वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ या फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो खास करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, 50वें चीफ जस्टिस, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की बात करें तो मौजूदा समय में पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो कि केरल के रहने वाले हैं और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। अच्छा, पटना हाईकोर्ट से संबंधित ये प्रश्न कई बार रिपीटेड मोड में पूछा गया है। पटना हाईकोर्ट यानी कि पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये 3 फरवरी 1916 को हुई थी। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो ये वही तिथि है जो कि स्थापना के रूप में आप लोग याद रखते हैं, तो यही इसका भी आंसर हो जाएगा, 3 फरवरी 1916। अच्छा, कृष्णन विनोद चंद्रन को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। पटना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई एक जानकारी मैं आपको दे दूं, पटना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। पटना हाईकोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर है, पटना हाईकोर्ट में कार्यरत जो न्यायाधीश थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए, इसकी संख्या 2 है। एक छठे मुख्य न्यायाधीश के रूप में भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, फिर 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ललित मोहन शर्मा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, पटना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है, ये सभी को बारीकी से पढ़ लीजिएगा, अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। कुल मिला के 20 पॉइंट यहाँ पर है और यहीं से प्रश्न बनने की संभावना मुझे प्रतीत होती है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि 27 से लेकर 29 सितंबर 2024 तक अबू धाबी में आयोजित आईफा अवार्ड 2024 में किस बॉलीवुड फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इस फिल्म का नाम है एनिमल, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं, आईफा अवार्ड 2024 सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए 27 से लेकर 29 सितंबर तक ये अबू धाबी जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। और विजेता की बात करें हम इस फिल्म पुरस्कारों में, तो सबसे पहले हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला एनिमल को। इसके डायरेक्टर कौन है? संदीप रेड्डी और वांगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को मिला यह अवार्ड, ये जवान मूवी के लिए।
अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब मिला या फिर जो अवार्ड मिला ये रानी मुखर्जी को इनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। उसी प्रकार से अन्य कैटेगरी दी गई है, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। एक एक करके सभी को आपको ध्यान रखना, इनमें कोई भी पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर नीचे का जो दो आप देख रहे हैं, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी को सम्मानित किया गया, जबकि सिनेमा में यानी कि भारतीय सिनेमा में 25 साल पूरे करने की उपलब्धि के स्वरूप करण जौहर को सम्मानित किया गया। ये सभी कैटेगरी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में राइज हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो प्रश्न हमने यहाँ पर आपको दिया है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो एनिमल को मिला, जरूरी नहीं कि यही आपको एग्जाम में देखने को मिले, बल्कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। फिलहाल अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला पांचवा प्रश्न है कि एंड्रयू होलनेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि हाल ही में 30 सितंबर से 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं, आधिकारिक भारत दौरे पर हैं। देखिए, एंड्रयू होलनेस की बात करें तो ये जमैका के प्रधानमंत्री हैं, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत आए हैं। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हालांकि यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जमैका की किसी प्रधानमंत्री का यह पहला द्विपक्षीय दौरा है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये बता दूं कि जमैका और भारत के बीच 1962 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कई सारे क्षेत्रों में भारत और जमैका मिलकर कार्य करती, बहुत सारे समझौते भी हैं दोनों के बीच। तो फिलहाल यहाँ पर उसकी डिस्कशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये खास करके ये भारत दौरे पे हैं। अच्छा, यहाँ पर भारत दौरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर निकल कर आता है, कोई समझौता होता है, तो वो चीजें हम आपको आगे जरूर बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है। आगे अगर हम बात करें, क्योंकि जमैका की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दरअसल उसेन बोल्ट की बात करें तो ये जमैका के ही रहने वाले हैं। अच्छा, उसेन बोल्ट की चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, यहाँ से एक प्रश्न इनसे संबंधित बन सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमने उसेन बोल्ट की चर्चा किया, क्योंकि ये जमैका के रहने वाले हैं, इस वजह से भी। अब यहाँ पर देखिएगा, 1 से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में आयोजित किए गए 9वें T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसेन बोल्ट जो कि जमैका के हैं, फिर युवराज सिंह जो कि भारत के हैं, क्रिस गेल वेस्टइंडीज के, और फिर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर इन सभी को आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें इस T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण की, तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इस खिताब को दूसरी बार अपने नाम किया। अच्छा, यहाँ पर एक हिडन जानकारी यह है कि क्रिकेट के इतिहास में, या फिर यूं कहें T20 क्रिकेट के इतिहास में, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा था। हालांकि भारत के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा। ये बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, भारत दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में ही 2007 में जो उसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था। इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके समक्ष है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये तमाम बातों को ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पॉइंट हमने आपको बतलाए हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर इसमें देना चाहूंगा कि भारत इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है। इसके अतिरिक्त सफल टीमों की बात करें तो भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड ने 2 बार और वेस्टइंडीज ने 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया। कुल 9 संस्करण आयोजित हुए हैं। इन 9 संस्करण में से इन 3 देशों ने यानी कि भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया, और इसके अतिरिक्त एक बार पाकिस्तान ने जीता, एक बार श्रीलंका ने और एक बार ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें वनडे क्रिकेट यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट की, तो भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब भी 2 बार जीता है। पहली बार 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। अच्छा, पिछले वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। और आपको बतला दूं कि यहाँ पर फाइनल
फाइनल मुकाबला जो खेला गया ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। अच्छा, 2023 में भारत ने इसकी मेजबानी किया था। इससे पहले भारत 1987, 96 और 2011 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी किया था, यानी कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, सॉरी T20 नहीं बल्कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर छठा प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो भारत इस सूची में 39वें स्थान पर है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण जारी किया। इस बार इस सूचकांक में भारत एक पायदान के सुधार के साथ 133 देशों की सूची में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। अच्छा, पिछले साल जो रैंकिंग आई थी, पिछले साल भारत 2023 में 40वें स्थान पर था। अतः इसमें एक पायदान का सुधार हुआ है, भारत अब 39वें स्थान पर पहुंच चुका है। अच्छा, यहाँ से कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखना है। लगातार यह 14वां साल है जब स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में शीर्ष पर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक प्रश्न के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लगातार 14वें साल स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष पर है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो स्वीडन और अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अच्छा, इस सूचकांक के लिए जो देश शामिल इसमें होते हैं, देशों का मूल्यांकन लगभग 80 संकेतकों पर किया जाता है, जिसे 4 वर्गों में बांटा गया है। इन 4 वर्गों की बात करें तो विज्ञान और नवाचार, निवेश, तकनीकी प्रगति, प्रौद्योगिकी अपनाना और नवाचार का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये 4 वर्गों में ये विभाजित है। इसी के आधार पर ये रैंकिंग तैयार होती है। यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस सीरीज में तकरीबन आधे घंटे के वीडियो आप डेली देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा होता है, तो आप लोग ऐसे कमेंट पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जो ऑफलाइन क्लास करते हैं, कहीं मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट का क्लास हो, तो वहां पर तकरीबन 1 से 2 घंटे तो समान रूप से आपको देना ही पड़ता है। लेकिन करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग समय क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, मुझे ये सोचकर बहुत आश्चर्य होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बीपीएससी एग्जाम में 35 से 38 प्रश्न करेंट अफेयर्स के होंगे। एक बहुत बड़ा पोर्शन को ये कवर करता है, तो इसके लिए आधा घंटा अगर आप समय देते हैं तो मुझे लगता है कि पर्याप्त है। मैं खुद चाहता हूं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को, अधिक से अधिक तथ्यों को कम समय में यहाँ पर हम कवर करें, लेकिन बावजूद इसकी इतनी जानकारी जो होती है, मुझे सारी चीजों को कवर करना होता है, तो इसलिए इतना समय लग जाता है। आप आंख मूंद के इस सीरीज पे भरोसा कीजिए, दोबारा कहीं से भी कुछ भी मत पढ़िए। खास करके ये आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये हमारा दावा है कि आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप बने हैं तो पूर्ण भरोसा हम पे कीजिएगा, हम आपको बेहतर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे टॉप देशों की, शीर्ष देशों की, तो यहाँ पर वो सूचकांक में आप देख सकते हैं जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की बात करें, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तीसरे स्थान पर। इसके बाद क्रमशः सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क है। ये टॉप 10 कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और भारत कितने स्थान पर है? तो 39वें स्थान पर, ये ध्यान रखिए। चलिए, अगला 7वां प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार कौन सा देश 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की खास करके मेजबानी की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसकी मेजबानी किया जाएगा भारत द्वारा। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि भारत 15 से लेकर 24 सितंबर 24 सितंबर नहीं बल्कि 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। अच्छा, यह पहली बार होगा जब भारत व एशिया में इस तरह का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया में पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी कि ITU द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य दूर संचार और IT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना, ये इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर यह घोषणा अभी हुई है कि भारत की मेजबानी में ये आयोजित किया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि मौसम एवं जलवायु अनुसंधान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली का नाम क्या है?
अच्छा, जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है, इन सभी विकल्पों में आप देखेंगे इसका राइट जो आंसर है ये हो जाएगा अर्क और अरुणिका। अतः यहाँ पर ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अधिगृहित मौसम एवं जलवायु अनुसंधान हेतु अर्क और अरुणिका नामक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी कि HPC यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणालियों का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? तो अर्क और अरुणिका, ये ध्यान रखिएगा। और इस परियोजना में लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उद्देश्य मौसम घटनाओं और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार लाना, जो फोरकास्ट है इसमें जो भी चल रही उसमें सुधार लाना, उसे एक नए तरीके से संचालित करने की दिशा में यानी उसे हाईटेक बनाने की दिशा में ये किया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, यह प्रणाली भारत की कम्युनिकेशनल क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। इसे 2 प्रमुख स्थलों पर स्थापित किया गया है जिनमें आपको ध्यान रखना है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और दूसरा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा, ये 2 जगहों पर यह स्थापित किया गया है। तो ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि टूरिज्म एंड पीस इस साल की विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय यानी कि थीम है। बताएं कि विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 1980 में। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 1980 को। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका और विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर इसे मनाने की शुरुआत की गई थी और ये पहली बार 27 सितंबर 1980 को मनाया गया था। 2024 में अगर हम इसके निर्धारित थीम की बात करें तो पर्यटन और शांति यानी कि टूरिज्म एंड पीस, ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन की बात करें, पर्यावरण संगठन की बात करें तो इसमें 160 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है और इस वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने, आपको ध्यान रखना है कि जॉर्जिया को इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी करने का अवसर दिया था या फिर सम्मान दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस संगठन से जॉर्जिया को इसकी मेजबानी करने का अधिकार मिला था। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 की जो थीम थी ये पर्यटन और हरित निवेश थी। ये हमने पिछले साल आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना। आई होप यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखेंगे। इन सभी में ये पॉइंट को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। जो इस वर्ष इसका जो आयोजन किया गया, मुख्य जो आयोजन हुआ, इसकी मेजबानी मिली थी जॉर्जिया को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि ब्रुनेई में आयोजित नवी विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितना पदक हासिल किया? तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 पदक हासिल किया है। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि नवा संस्करण है ये इसका विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप का। तो ये 2024 का जो आयोजन है ये ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान में किया गया 20 नहीं बल्कि 22 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक। और इस चैंपियनशिप ने भारत ने 2 स्वर्ण पदक यानी कि 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज अर्थात कुल मिला के 7 पदक अपने नाम किया। अच्छा, इस प्रतियोगिता के लिए भारत ने 14 नहीं बल्कि 24 सदस्यों का दल भेजा था। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको बता दूं कि जो भारतीय पदक विजेता है इनमें स्वर्ण पदक की बात करें तो आर्यन और शौर्य, रजत पदक नांग मिंगबी बोरफुकन, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर कांस्य पदक की बात करें तो तनिष नागर, अभिजीत, दिव्यांशी और युवराज ने अपने नाम किया। ये 7 पदक भारतीय दल ने, भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किया है। अच्छा, इस प्रतियोगिता की बात करें, ये तो इसका नवा संस्करण है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यह एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह आयोजित होता है। पहली बार वर्ष 2006 में कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी, यहीं पर यह आयोजित किया गया था पहला संस्करण। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में 29 सितंबर 2024 को बीसीसीआई के पहले नेशनल क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, ये तो उद्घाटन की वजह से खबरों में है ही, लेकिन इसके साथ ही इसका नाम बदलकर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया है। जब इसकी नींव रखी गई थी 2022 में,
उस समय ये कहा गया था इसे नाम दिया जाएगा नेशनल क्रिकेट अकादमी, लेकिन जब उद्घाटन 29 सितंबर को हुआ तो इसके साथ ही इसका नाम भी बदला गया है, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका नाम कर दिया गया है। देखिए बेंगलुरु में बने इस सेंटर में 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान है, 45 आउटडोर नेट और विश्व स्तरीय अन्य सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों को मतलब काफी फायदा मिलने वाला है। अच्छा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो नींव रखी गई थी, अभी हम आपको बतला रहे थे 2022 में इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि 40 एकड़ और 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जगह में बना यह सेंटर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह के दिमाग की उपज है। ये ध्यान रखिएगा, जय शाह को आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे, इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। बीसीसीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार हमने चर्चा किया है, फिलहाल इसकी जानकारी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने बहुत बार आपको बतलाया है। हम चलते हैं अब यहाँ पर 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस भारतीय एथलीट ने 29 सितंबर 2024 को जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है गुलबीर सिंह, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसकी जानकारी पिछले वीडियो में विस्तृत तौर पर आपको दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और सभी लोग इस पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मैं पुनः बता दूं, इस पीडीएफ को तैयार करने में हमने बहुत मेहनत किया है, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। और टेस्ट सीरीज जो चल रही है बीपीएससी एग्जाम के लिए, आप इस कोर्स को ज्वाइन करके आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि अगर जो टेस्ट आपका छूट चुका है तो बाद में भी आप इसे री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा इसमें अटेम्प्ट करने की सुविधा है, आप यहाँ से तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन वाला पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको मिलेगा। इससे तैयारी आपकी बेहतर होगी और एग्जाम में आप अपना सीट को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि आप सफलता को पा सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।